कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप बस इसे कुछ मिनट तक देखिए, आपको खुद मजा आना शुरू हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें उसी सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफका रहता है। अभी सिटी बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन तभी अचानक से वहीं पर मॉन्स्टर का इस दुनिया पर अक्सर हमला होता रहता है। उनमें से ही एक अपीयर होता है, इसे काइजू कहते हैं और ये साइज में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये अभी हमला कर रहा था। ये पहली बार नहीं था, इस वजह से सभी लोग ने पहले ही सेफ्टी बंकर बना करके रखे हैं। सभी वहीं भागते हैं और बाकी लोग डिवीजन को इन्फॉर्म करते हैं। असल में इन काइजू मॉन्स्टर को रोकने के लिए कई सारे डिवीजन बनाए गए हैं। आज डिवीजन 3 की बारी थी। डिवीजन 3 वाले लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, उसके साथ में एक बड़ी सी कैनन भी थी। वो पहले इस काइजू मॉन्स्टर को रोकते हैं और इसके बाद वो लड़की उस कैनन का इस्तेमाल करते हुए हमला करती है। कुछ दूसरे ह्यूमंस भी उनके साथ फाइट देख रहे थे, क्योंकि अक्सर ये फाइट होती रहती है। इसी वजह से कुछ लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ वो लड़की जैसे ही हमला करती है तो उसके अटैक से एक काइजू मॉन्स्टर मारा जाता है। अभी यहाँ इन लोगों का काम खत्म हो चुका था। हम काफका को देखते हैं जो कि अभी अपने दोस्त के साथ था। वो कह रहा था कि इस बार जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ ये बहुत बड़ा था, लगता है हमें ओवर टाइम करना होगा। इसके बाद काफका भी आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि डिवीजन 3 के लोग वहाँ से जा रहे थे और सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे थे। साथ ही मीडिया उनकी फोटो खींच रही थी। उसी समय काफका भी वहाँ से निकलता है, लेकिन वो भीड़ के पीछे से छुपते हुए जा रहा था, क्योंकि उसका काम डिवीजन 3 के लोगों से बिल्कुल अलग है। असल में मॉन्स्टर बड़े बड़े हैं और जैसे ये सिटी पर हमला करते हैं और मारे जाते हैं तो इनकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम काफका और उसके दोस्त को मिलता है। लोग इन्हें ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते और बाकी लोगों के लिए ये कोई स्पेशल काम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। वो काइजू मॉन्स्टर किसी बड़ी बिल्डिंग के जितने बराबर था, इस वजह से इन्हें बहुत टाइम लगने वाला था। ये बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे और काफका उस बीस्ट के कुछ सैंपल्स एक ड्रैगन में रखकर स्पेशल पर्सन को भेज रहा था जो कि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। वैसे देखा जाए तो काफका यहाँ पर सीनियर है, इसी वजह से उसे ज्यादा नॉलेज है। अभी वो देखता है कि उसका एक साथी उस बीस्ट के अंदर से एक बॉडी पार्ट निकाल रहा था जो कि अभी मूव कर रहा था। काफका उससे तुरंत ही दूर हटने को कहता है, लेकिन वो लड़का वहाँ से दूर नहीं हट पाता और वो बॉडी पार्ट ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उस लड़के को हल्की सी चोट आई थी। बाद में काफका उसे ठीक करने की कोशिश करता है और मेडिसिन लगाता है। वैसे उन लोगों को एक हफ्ते का टाइम मिला है इस पूरी काइजू बीस्ट की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन काफका एक हार्ड वर्कर है, इसलिए उसे यकीन था कि वो अपने दोस्त के साथ ये काम कर लेगा। तभी उसका दूसरा दोस्त उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके पास लोगों की कमी है, इस वजह से काफका की ड्यूटी इंटेंस क्लाइंट के पास लगी हुई है। ये सुनते हुए काफका बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर वो लोग जबरदस्ती उसे खींच कर वहाँ पर ले जाते हैं, जिसके बाद काफका को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। काफका ने अपना काम निपटा दिया था, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अभी टेलीविजन ऑन करता है और अपने 3rd डिवीजन की उसी लड़की को देखता है जिसने वो कैनन चलाई थी। इसका नाम मीना है और ये काफका की बचपन की फ्रेंड है। इन दोनों ने ही एक दूसरे को बचपन में प्रॉमिस किया था कि ये डिवीजन वॉरियर में वॉरियर बनेंगे और काइजू मॉन्स्टर को खत्म करेंगे, लेकिन काफका डिवीजन वॉरियर नहीं बन पाया, जबकि मीना इस चीज में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है और वो बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन चुकी है। इसी वजह से उसे डिवीजन 3 का मेंबर बना दिया गया। काफका अभी ये सब सोच रहा था कि उसने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इससे उसका सर दुखने लगता है और फिर वो ये चीज सोचना बंद कर देता है। वो खुद को समझाने के लिए कह रहा था कि वो जो काम करता है, मतलब मॉन्स्टर की बॉडी को क्लीन करने का, वो काम भी छोटा मोटा नहीं है। अगर कोई वो काम नहीं करेगा तो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉन्स्टर की बॉडी में पॉइजन होता है। अभी वो इसी तरह से खुद को समझाते हुए ये भी कह रहा था कि उसके पास अपार्टमेंट है, खाने के लिए खाना है और उसे क्या चाहिए, और ये सोचते हुए वो सो जाता है। अगले दिन शायद उसकी लाइफ बदलने वाली थी। वो जब वापस से अपने काम पर जाता है, मतलब उस क्लीनिंग कंपनी में, तो वहाँ पर जाकर वो एक लड़की को देखता है जो कि अभी अभी वहाँ पर न्यू ज्वाइन हुआ है। ये एक स्कूल स्टूडेंट है और ये पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर ज्वाइन किया है। इसका नाम इचिकावा है। यहाँ पर काफका के जो दोस्त है वो अभी इचिकावा को काफका के बारे में बताते हैं, क्योंकि इचिकावा का ड्रीम है कि वो आगे जाकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगा। डिफेंस फोर्स मतलब वही डिवीजन वाले लोग, और काफका का भी यही ड्रीम हुआ करता था। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि काफका ने अभी इस ड्रीम को छोड़ दिया और फिर वो यहीं सेटल हो गया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अभी यहाँ पर इचिकावा काफका से पूछता है कि आखिर उसने अपने ड्रीम को क्यों छोड़ दिया, जिस पर काफका कहता है कि उसकी जो एबिलिटी थी वो लिमिटेड थी और हर वक्त उससे बेहतर कोई ना कोई उसे मिलता था, इस वजह से वो कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन होने के लायक नहीं था। काफका ये बात बहुत ही कैजुअली हंसते हुए कहता है, जैसा कि अब उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इचिकावा के लिए ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तो गिव अप नहीं करने वाला, और ये कोई रीजन नहीं होता कि तुमसे बेहतर कोई वहाँ पर था इसलिए तुमने वो चीज छोड़ दी। इसके बाद अब इचिकावा वहाँ से चला गया था। काफका के दोस्त को लगा था
था कि शायद काफका और इचिकावा की अच्छी दोस्ती हो सकती है क्योंकि उन दोनों का एक ही ड्रीम है। लेकिन काफका के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो अपने ड्रीम पर गिव अप कर चुका है। वो सोच रहा था कि क्या गिव अप करना इतना ज्यादा बुरा हो सकता है क्योंकि उसकी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा उसे लगता है, या फिर वो ऐसा खुद को लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी लोग वहाँ से सीधा उसी मॉन्स्टर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर उन्हें बता रहा था कि हमें ऑर्डर मिले हैं कि कुछ बॉडी पार्ट हमें डिस्ट्रॉय करने और कुछ को रिसर्च के लिए भेजना है। वैसे इंटेस्टाइन अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, इस वजह से वहाँ पर रोज आज इचिकावा को भेजा जाना था। काफका बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इचिकावा को वहाँ पर भेजा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर वो उसे कुछ नोज प्लग दे रहा था जिससे कि जब वो फिर से इंटेस्टाइन को साफ करे तो वहाँ पर इचिकावा को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इचिकावा उन्हें नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन काफका जीत जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं। उनका शाम का खाना भी खत्म हो चुका था, इस वजह से काफका के सभी दोस्त अब वापस जा रहे थे। काफका भी सोच रहा था कि सबसे घटिया वाला काम यानी कि इंटेस्टाइन का काम अब पूरा हो चुका है, इसका मतलब कल से उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वहाँ पर इचिकावा आता है। काफका उससे कहता है कि क्या तुम दोपहर वाला मैच फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन इस पर इचिकावा कहता है कि नहीं, वो इसलिए यहाँ पर नहीं आया, वो सिर्फ काफका को थैंक यू कहने के लिए आया था। वो बोलता है कि मैंने जैसा तुम्हें सोचा था तुम वैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। साथ ही वो यहाँ पर काफका को बताता है कि डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए लिमिट बदल चुकी है, अब 33 एज तक के लोग भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इचिकावा कहता है कि देखो मैं नहीं जानता मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, लेकिन तुमने जब ये कहा कि तुमने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के ड्रीम को गिव अप कर दिया तो तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे, लेकिन इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर तुम चाहो तो अभी भी मौका है। वैसे इसके बाद वो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन काफका भी उससे वही सेम चीज कहता है कि तुम भी जैसे लगते हो वैसे हो नहीं। लेकिन अब इचिकावा खुद को कूल दिखाने के लिए कहता है कि नहीं, उसे काफका की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, वो सिर्फ ऐसा ही ये बोल रहा था। अब इसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि उसे खाने वाला था, लेकिन तुरंत ही काफका आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। लेकिन फिर वो इचिकावा को थोड़ी सी चोट आ गई थी, अभी फिर से वो मॉन्स्टर हमला करने वाला था, लेकिन काफका फिर से उसे बचाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इचिकावा ऐसा नहीं करने वाला था। वैसे इन मॉन्स्टर को यूजो कहा जाता है क्योंकि ये काइजू से थोड़े से साइज में छोटे होते हैं। यहाँ पर इचिकावा कहता है कि नहीं, वो काफका को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन काफका कहता है कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर यहाँ पर रुके तो हम दोनों ही मारे जाएंगे और फिर तुम कभी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अब इचिकावा एज में भी काफका से छोटा है और वो थोड़ा सा डर भी गया था, इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ काफका के पीछे पड़ गया था, लेकिन काफका भी भागने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो कुछ टाइम और इससे यहीं पर रोक सके। वो बिल्डिंग के बीच में निकलता है जिससे कि वो मॉन्स्टर पीछा ना कर पाए, जिस दौरान वो एक कांच से टकरा गया था। हालांकि वो कांच टूट जाता है और काफका को थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। उसी समय काफका को अपने बचपन का एक सीन दिखाई देता है जहाँ इसी तरह के काइजू मॉन्स्टर ने ये यूजू वाला है, लेकिन तब काइजू मॉन्स्टर ने सिटी पर हमला किया था जिसकी वजह से सिटी बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी थी। तब काफका और उसकी वो फ्रेंड मीना छोटे हुए करते थे। अभी वो पहाड़ी पर बैठे हुए थे और उदास भी थे। तभी वहाँ पर काफका आता है। वो भी थोड़े से गुस्से में था। वो इसलिए गुस्से में था क्योंकि जब काइजू मॉन्स्टर ने हमला किया था तब वो हमारे वीडियो को देख रहा था, लेकिन इस चीज से वो डिस्टर्ब हो गया था और वीडियो उसे स्किप करना पड़ा। लेकिन इस चीज पर मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ये सब सोचता है, लेकिन काफका अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि वो सिर्फ मीना और काइजू मॉन्स्टर के बारे में भूलना चाहता था। मीना बताते है कि इस मॉन्स्टर के अटैक के बाद एक मीको नाम की कैट भी मारी गई, जिस वजह से वो दुखी है। वो दोनों ही सामने सिटी के उस डैमेज को देखते हैं। वो दोनों ही एक ही टाइम पर कहते हैं कि वो आगे चलकर डिफेंस वॉरियर बनेंगे, जिस पर वो अभी दोनों ही एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन बाद में वो चैलेंज लगाते हैं कि देखते हैं कि फ्यूचर में उन दोनों में से कौन सबसे कूल वॉरियर बनता है। काफका को पूरा यकीन था कि वो आगे चलकर वॉरियर बनेगा और लोगों को काइजू मॉन्स्टर से बचाएगा, लेकिन अभी करंट टाइम में वो सोच रहा था कि सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था। वैसे अभी भी वो मॉन्स्टर उससे पीछे पड़ा हुआ था, जिस वजह से वो भागता है और जब वो मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है तो इससे काफका को चोट लग जाती है। लेकिन फिर वो वहीं पर पड़ा हुआ था, एक लोहे का डंडा उठाता है और उससे काइजू मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। लेकिन उसके अटैक से पहले ही उस मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया था, जिससे काफका को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी और वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। काफका को लग रहा था कि यही उसकी लाइफ का एंड है और वो काइजू मॉन्स्टर भी उसे खाने वाला है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और इस मॉन्स्टर को सामने से हटा देता है। काफका इचिकावा को देखकर हैरान था। वो उसे पहले बेवकूफ कहता है और फिर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस पर इचिकावा बताता है कि उसने पहले ही डिफेंस फोर्स को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, वो लोग किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भेज देंगे। काफका कहता है कि तुम्हें वापस यहाँ पर लौट कर नहीं आना चाहिए था, पर इचिकावा कहने लगता है कि अगर वो आज काफका को धोखा देकर यहाँ से चला जाता तो फिर उसके डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होता। वैसे अब फिर से वो मॉन्स्टर
हमला करता है, जिसकी वजह से इचिकावा वहाँ से दूर हट गया था। काफका सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतना कमजोर क्यों है कि वो अपने दोस्त को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो किसी तरह से उठने की कोशिश करता है लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर फिर से इचिकावा पर हमला करने वाला था और शायद इस अटैक के बाद इचिकावा मारा जाता, जो देखते हुए काफका जोर से चीखता है। लेकिन इतने में ही अचानक से उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो मारा जाता है। वहाँ पर डिक्लेयर होता है ये मॉन्स्टर मारा जा चुका है। और फिर काफका नोटिस करता है कि 3rd डिवीजन और मीना सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। मीना कहती है कि जिन जिन को चोट लगी है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए और इस मॉन्स्टर की बॉडी को यहाँ से हटाया जाए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। काफका अभी कुछ कहने की हालत में नहीं था क्योंकि उसे बहुत चोट आई हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ हॉस्पिटल में था, जहाँ अभी खुद से ही बात करते हुए कह रहा था कि मीना उस पोजीशन पर पहुंच चुकी है जहाँ पर काफका खुद से भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मीना इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि जिस मॉन्स्टर से काफका आधे घंटे तक लड़ते रहा था उस मॉन्स्टर को मीना ने सिर्फ 1 ही सेकंड में खत्म कर दिया। हालांकि अभी वहाँ पर इचिकावा भी था जो कि पास ही में बेड पर लेटा हुआ था। काफका ने उसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब वो नोटिस करता है तो शर्मा जाता है। लेकिन यहाँ पर इचिकावा कह रहा था कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, क्योंकि अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं मारा जाता। साथ ही वो यहाँ पर काफका को बहुत ही कूल कहकर बुलाता है, जो सुनकर काफका को वही सीन दिखाई देता है जब उसने मीना से कहा था कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में कौन ज्यादा कूल ऑफिसर बनता है। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है कि अगर तुम एक डिफेंस ऑफिसर या मतलब डिफेंस वॉरियर होते तो वो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इससे तुम और भी लोगों की जान बचा सकते थे। अब काफका भी समझ चुका था कि उसने गिव अप करके सही नहीं किया। इस वजह से वो कहता है कि मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं जानता हूँ कि गिव अप करना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं ही गिव अप क्यों करूँ। वो समझ गया था कि उसे एक और मौका मिल चुका है और उसका मोटिवेशन फिर से जाग चुका था। वो कहता है कि मैं डिफेंस वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। अभी इचिकावा भी खुश, लेकिन तभी अचानक से काफका के सामने एक छोटा सा इंसेक्ट आता है जो कि एक मॉन्स्टर था। वो कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो मॉन्स्टर यहाँ काफका के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके बाद काफका को बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो जोर से चीखता है, जो देखकर इचिकावा उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर काफका कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उन दोनों के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। इचिकावा जब उसे हटाता है तो उसके सामने काफका नहीं बल्कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर। जब काफका पीछे मुड़ता है तो वो भी अभी अपने रिफ्लेक्शन देखता है और वो ये देखकर शॉक था कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। वैसे काफका सोच रहा था कि उसके साथ कितना गलत हो सकता है, क्योंकि जब भी वो सोचता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा तब उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। वैसे वो वहाँ से भाग रहे थे। वो एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ ह्यूमंस को जाना मना है, लेकिन काफका वहाँ जा सकता है क्योंकि वो जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसे एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है जो कि डिफेंस फोर्स के वॉरियर की नहीं थी। वो समझ गया था कि ये जरूर कोई मॉन्स्टर है। तभी सिटी में कुछ दूरी पर एक मॉन्स्टर यानी कि एक काइजू मॉन्स्टर अपीयर होता है। सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक और काइजू मॉन्स्टर वहाँ आ चुका है, जो सुनकर मीना थोड़ी सी हैरान थी। यहाँ पर इचिकावा काफका से कह रहा था कि अच्छा है कि पहले तुम अपीयर हुए, इससे हमारा ये फायदा है कि अब पहले ही सभी को बता दिया गया है कि सिटी में काइजू मॉन्स्टर है। इस वजह से आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी शेल्टर में पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अभी काफका सोच रहा था कि बाकी सभी वॉरियर यानी कि डिफेंस फोर्स के लोग अभी उस मॉन्स्टर को रोक रहे होंगे। इस वजह से काफका और इचिकावा के पास टाइम है यहाँ से भागकर छुपने का। जब वो भाग रहे थे तभी हमें एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। अभी मॉन्स्टर के अपीयर होने की वजह से एक बस उनके ऊपर गिर गई थी। हालांकि उन्हें कोई सीरियस चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से निकल सकती है। वो बच्ची उन्हें बचाने के लिए वही बैठी हुई थी, लेकिन उसकी मदर उससे वहाँ भागने को कह रही थी। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आता है। वो मॉन्स्टर अभी उस बच्ची पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में ही काफका भी वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर को पंच करते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है। वो बच्ची काफका को देखकर अभी डरी हुई थी। काफका स्माइल करता है, लेकिन इससे वो बच्ची और ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर काफका उस बच्ची को उठाते हुए उसकी मदर को बचाता है। तभी वहाँ पर इचिकावा भी आ जाता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मदर ठीक हो जाएगी। वैसे वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ गया था और उन पर हमला करने वाला था, इसलिए काफका इचिकावा से कहता है कि वो उस बच्ची और उसकी मदर को यहाँ से लेके जाए, इस मॉन्स्टर को संभाल लेगा। इचिकावा कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। काफका कहता है कि उसने इस मॉन्स्टर की बॉडी को तो पा लिया है, लेकिन अभी तक उसने बॉडी का यूज नहीं करके देखा। इस वजह से वो उसके पावर को चेक करना चाहता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही हमला कर रहा था तो काफका अपनी पूरी पावर से पंच करता है। काफका बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उस बॉडी के पार्ट्स भी वहाँ पर नहीं बचे थे और उसका ब्लड आसमान में इस तरह से फिक रहा था जैसे कि आसमान से खून की बारिश हो रही है। लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी पर भी खून लग चुका था। इस वजह से वो देखने में और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो यहाँ उस छोटी बच्ची के पास आता है। वो अभी डरी हुई थी। काफका उससे कहता है कि डरो मत, जल्दी ही डिफेंस फोर्स वॉरियर यहाँ पर पहुँचते होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब काफका जा रहा था तभी वो छोटी बच्ची उसे
रोकती है और उसे थैंक यू कहती है। उसे देखते हुए काफका को यहाँ पर छोटी वाली मीना दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने भी एक बार काफका को इसी तरह से थैंक यू कहा था। काफका और मीना में भले ही चैलेंज लगा था कि फ्यूचर में कौन ज्यादा कूल वॉरियर बनता है, लेकिन काफका का ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। उसका ड्रीम ये था कि वो हमेशा मीना का साथ दे और वो काइजू मॉन्स्टर को खत्म करना चाहती है, तो इसमें वो उसकी मदद करे। अब काफका वहाँ से चला गया था। कुछ देर बाद वहाँ पर डिफेंस फोर्स के वॉरियर पहुँच जाते हैं, जिनमें मीना भी थी। मीना उस छोटी बच्ची से पूछती है कि आखिर उसने क्या देखा, लेकिन वो छोटी बच्ची बहुत ही घबराई हुई थी और कुछ भी याद करने से उसे डर लग रहा था। इसलिए मीना कहती है कि चिंता मत करो, वो इस दुनिया के सारे काइजू मॉन्स्टर को खत्म कर देगी। इसके बाद फिर उस छोटी बच्ची को भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो छोटी बच्ची अभी इस चीज से नहीं घबराई हुई थी। वो कहने लगती है कि आप सारे काइजू मॉन्स्टर को मार देना, लेकिन उस अच्छे वाले को नहीं मारना। ये सुनकर मीना हैरान थी, और जब वो छोटी बच्ची बताती है कि उसे एक अच्छे काइजू मॉन्स्टर ने बचाया, तो ये सुनकर मीना और ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये चीज समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब इसके बाद 3 महीने बाद का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ये न्यूज में अभी अभी उसी काइजू यानी कि काफका के बारे में बात चल रही थी, क्योंकि काफका को किसी ने नहीं देखा और ना ही अभी तक काफका पकड़ा गया था। वो कह रहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, इस वजह से उन्होंने उस स्पेशल काइजू का नाम काइजू नंबर 8 रखा है। अभी यहाँ पर काफका की टीम के मेंबर्स जो कि उसके साथ सफाई काम करते हैं, यानी कि उसके दोस्त, वो सोच रहे थे कि ये काइजू मॉन्स्टर बहुत खतरनाक लगता है, तभी तो डिफेंस फोर्स इसे नहीं पकड़ पा रही। काश ये जिंदा ना हो, और हम सभी को कौन बचाएगा। अब तभी वहाँ पर इचिकावा आता है और सोचने लगता है कि डिफेंस फोर्स से पहली बार कोई काइजू मॉन्स्टर बच कर गया है। इसका मतलब वो सभी मिलकर अभी काफका की ही तलाश में होंगे। इसलिए काफका की बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, इसी वजह से उसे डर नहीं था। अब यहाँ पर तभी उनके बॉस बताते हैं कि काफका के लिए और इचिकावा के लिए एक लेटर आया है। जब इचिकावा देखता है कि ये लेटर वहाँ एग्जाम से आया है, तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें उनका रिजल्ट था। वो अपना लेटर ओपन करता है तो उसे जानने को मिलता है कि वो पास हो चुका है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। तभी वो दूसरा लेटर लेता है, लेकिन वो उसे खोलता नहीं है, क्योंकि वो लेटर काफका का था। वो उसे लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन रास्ते में उससे रहा नहीं जाता और वो उस लेटर को ओपन करके देखता है, जहाँ उसे एक अच्छी खबर दिखती है, क्योंकि काफका भी पास हो चुका था। वो बहुत ज्यादा खुश था और वो वहाँ से भागता है। और ये चीज यहाँ काफका के दोस्त ने भी नोटिस कर ली थी। भले ही वो काफका के थोड़े चिढ़ते हैं, लेकिन वो काफका के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि काफका हर साल एग्जाम देता है और ये पास होने का आखिरी मौका था। अब इचिकावा वहाँ भाग चुका था और वो देखता है कि काफका अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था, लेकिन वो अभी अपने काइजू फॉर्म में है, जो देखकर इचिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पीटते हुए समझाता है कि तुम्हारी न्यूज 3 महीने से टीवी पर चल रही है, फिर भी तुम इस तरह की गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब बाद में वो फिर से रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें काफका को पता चलता है कि वो पास हो चुका है। वो खुश था, लेकिन काफका बताता है कि उसके लिए मेन प्रॉब्लम सेकंड राउंड में आती है, क्योंकि शायद इसके बाद उनकी एक और एग्जाम होगी, जिसे सेकंड राउंड कहा जाता है। काफका भी सेकंड राउंड के एग्जाम देने वाला था, लेकिन उसे पास करने के लिए काफका थोड़ी सी काइजू बॉडी की मदद की जरूरत पड़ेगी। वैसे हमें ये भी जानने को मिलता है कि 3 महीने पहले ये दोनों उस हॉस्पिटल में लौटे थे, जहाँ पर इन्होंने झूठ कहा था कि वो काइजू मॉन्स्टर से डरकर भाग गए थे, जिस वजह से उनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं किया। अब यहाँ पर इचिकावा काफका से कह रहा था कि तुम अब काइजू बॉडी की मदद लेने वाले हो, लेकिन रिटर्न एग्जाम का ठीक था। वहाँ पर ज्यादा ऑफिसर्स नहीं होते, लेकिन सेकंड एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है, और वहाँ पर अगर तुमने काइजू बॉडी का इस्तेमाल कर लिया तो तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर काफका कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस एग्जाम को पास करना चाहता है, इसलिए वो इस एग्जाम को देकर ही रहेगा, क्योंकि उसका आखिरी मौका है एग्जाम देने का। इचिकावा भी कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम अब से राइवल हैं, क्योंकि हम दोनों ही उस एग्जाम को देने वाले हैं। देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है। तभी काफका को प्यास लगती है, वो बोतल उठाता है, लेकिन जब वो ढक्कन खोल रहा था तो ढक्कन खुल नहीं रहा था। इसी वजह से वो तुरंत ही अपने काइजू फॉर्म में आता है और उस बोतल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर इचिकावा को गुस्सा आता है और वो अपनी कही हुई बातों को वापस लेता है, क्योंकि वो भी अभी काफका के काइजू फॉर्म की बराबरी नहीं कर सकता। वैसे इसके बाद अब इचिकावा वहाँ से जा रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि तुम वापस से मॉन्स्टर फॉर्म में मत आना, क्योंकि अब बाकी सारे दोस्त भी यहाँ तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आते ही होंगे। अब इचिकावा वहाँ से चला गया था, जिसके बाद 10 दिन बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि अब वो एग्जाम होने वाली थी, इसलिए ये लोग उस बेस पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इस बार ये एग्जाम बहुत ही बड़ी जगह पर होने वाला है। इस वजह से इचिकावा कह रहा था कि इस बार की एग्जाम थोड़ी सी टफ होगा और प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि तुम मॉन्स्टर नर में बदलने वाले हो। यहाँ पर बहुत ऑफिसर हैं, जिनकी नजर से बच पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे लोग आना शुरू हो गए थे, जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिन्हें देखते हुए काफका कहता है कि चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। लेकिन इचिकावा कहता है कि वो पहले ही बहुत जल्दी आ गए हैं, इसलिए अभी उन्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं। अब तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और काफका से कहती है कि ओल्ड मैन, आप अपना ट्रक दूसरी जगह पर रख लीजिए,
काफका कहता है कि वो ओल्ड मैन नहीं है, उसकी एज अभी सिर्फ 32 है। लेकिन इस पर वो लड़की कहती है तो हुए ना ओल्ड मैन। पर काफका को इस चीज पर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वैसे वो लड़की कह रही थी कि काफका अपने ट्रक को दूसरी जगह पार्क करे, लेकिन काफका बताता है कि वहाँ तो चारों तरफ खाली जगह है, तो वो लड़की कहीं पर भी अपने व्हीकल को पार्क कर सकती है। पर वो लड़की कहने लगती है कि आज के दिन उसका लकी नंबर 5 है, इसलिए काफका ने जिस जगह पर अपनी गाड़ी पार्क की है वो 55 है, तो उस जगह पर 2-5 है, इसलिए वो उसे वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करने को कहती है। पर काफका इस चीज पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो अपने ट्रक को दूसरी जगह पर पार्क नहीं करेगा। लेकिन फिर वो लड़की कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ऐसे वो खुद ही कर लेगी। और इसके बाद वो अपनी ड्रेस को उतारती है और हम देखते हैं कि उसने एक सूट पहन रखा था जिससे उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और वो काफका के ट्रक को एक ही हाथ से उठाकर पीछे उछाल देती है। ट्रक उल्टा गिर गया था, इस वजह से काफका बहुत हैरान था। साथ ही वो बताता है कि ये ट्रक उनकी कंपनी का व्हीकल है, इस वजह से काफका को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर इचिकावा और काफका दोनों ही हैरान थे कि आखिर एक लड़की में, और वो भी इतनी कम एज की लड़की में, इतनी पावर कैसे आ सकती है। लेकिन फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम हिकारू है। वो अपना लास्ट नेम भी बता रही थी, जो सुनकर इचिकावा बहुत ही हैरान लग रहा था। वो लड़की बताती है कि उसकी हॉबी है काइजू मॉन्स्टर को खत्म करना, और वो भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आई है। अभी इचिकावा कुछ ज्यादा ही हैरान था। वो लड़की काफका के करीब आती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी से भी काइजू मॉन्स्टर टाइप की स्मेल आ रही है। लेकिन अब तभी इचिकावा आगे आते हुए बताता है कि वो सिर्फ काइजू मॉन्स्टर की बॉडी को डिस्पोजल करते हैं, इस वजह से उनकी बॉडी से उस तरह की स्मेल आती है। अब काइजू ने बात मान ली थी। तभी हम देखते हैं कि काफका वहाँ आगे बढ़ता है और अपने उस ट्रक को वापस से उठाकर सीधा रख देता है। ये देखने के बाद हिकारू बहुत ही ज्यादा हैरान थी और कह रही थी कि क्या तुम्हारे पास भी मेरी तरह ये पावर सूट है, वरना कोई मामूली व्यक्ति तो इतने बड़े व्हीकल को उठा नहीं सकता। हालांकि तभी काफका नोटिस करता है कि इतने टाइम में हिकारू के बटलर ने अपनी गाड़ी को वहाँ काफका की पार्किंग पोजीशन पर पार्क कर दिया था। काफका इससे हैरान था। पर तभी हिकारू उससे कहती है कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे लगा नहीं था कि ये जगह इंटरेस्टिंग होगी और मेरे लिए इस टेस्ट को पास करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मजा आने वाला है, हम अंदर मिलेंगे। और इसके बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। अभी इचिकावा यहाँ काफका पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने इस तरह से अपनी पावर खुलेआम दिखाई, लेकिन काफका बताता है कि उसने सिर्फ अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म किया था जो कि ग्लव्स में है, इसका मतलब उसे कोई देख नहीं पाया। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं, उन्होंने आवाज सुन ली थी, लेकिन अब ये दोनों उनसे कह देते हैं कि वो आवाज कुछ नहीं थी, ये बस बात कर रहे थे। उन गार्ड्स के जाने के बाद इचिकावा फिर से काफका पर चिल्लाता है और कहता है कि ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। वैसे उसका नहीं बल्कि ये सिर्फ काफका का आखिरी मौका है, इसलिए वो काफका से कह रहा था कि तुम गड़बड़ मत करना वरना फिर तुम्हारा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। काफका जानता था। वो कहता है कि मैं एग्जाम में अपना बेस्ट दूंगा। अगले सीन में हम वहाँ एग्जाम के दौरान देखते हैं कि काफका का एग्जाम में बहुत बुरा हाल था। अभी उनको रस्सी के नीचे रेंगते हुए निकलना था। हालांकि रोज काफका फिजिकल ट्रेनिंग तो करता है उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। अभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। इस एग्जाम के पहले अभी इचिकावा और काफका साथ में बैठे हुए थे। इचिकावा एक पेपर में देखते हुए बताता है कि उनके दो तरह के टेस्ट होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट और एक फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट में उनका एक स्कोप है कि वो जितने चाहे उतने मार्क्स गैदर कर सकते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में उनकी फिजिक और उनकी मेंटल स्थिति देखी जाएगी कि वो किस तरह से मॉन्स्टर्स को देखकर रिएक्ट करते हैं। इन फिटनेस में वो खुद से कुछ कर सकते हैं, एप्टीट्यूड उनके बस में नहीं होगा। लेकिन अभी फिटनेस टेस्ट के ही दौरान काफका की हालत खराब थी। जितने भी टेस्ट हो रहे थे वो उनमें पीछे छूटता जा रहा था। जब वो दौड़ रहा था तो बाकी सभी उससे आगे निकल चुके थे। वो सोचता है कि क्या सच में एक पर्सन 30 साल की उम्र के बाद इतना कमजोर हो जाता है, पर अब वो ये सब ना सोचते हुए अपनी रेस कंटिन्यू करता है। उस रेस में टोटल 225 लोग दौड़ रहे थे, जिसमें काफका की पोजीशन 219 थी। काफका इससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर हिकारू आती है और उससे हमें जानने को मिलता है कि उसने 5th पोजीशन गैदर की है। वो काफका को चिढ़ा रही थी। उस ट्रक को उठाते वक्त काफका ने बहुत ही ज्यादा स्टाइल में हिकारू से कहा था कि वो उसका नाम खुद रखे, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और टॉप पर आएगा। लेकिन अब उसे लग रहा था कि काश उसने ऐसा ना कहा होता। तभी वहाँ पर इचिकावा आता और काफका से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है कि तुमने अपनी मॉन्स्टर की पावर का इस्तेमाल नहीं किया। काफका कहता है कि हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये चीटिंग होती, बाकी लोग अपनी मेहनत से दौड़ रहे हैं। लेकिन अगले ही पल काफका कहने लगता है कि काश मैं उसका यूज करता, क्योंकि मुझे पीछे नहीं आना, मुझे किसी भी तरह से इस टेस्ट में पास होकर फोर्स को ज्वाइन करना है। और इचिकावा उससे कहता है कि उससे पीछे आने का कारण सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसका दूसरा कारण भी है। अब उसने क्या कहा यह हमें नहीं बताया जाता। सीन चेंज होता है और हम वहाँ नीना को देखते हैं। अभी उसका सबॉर्डिनेट वहाँ पर आकर उसे बताता है कि इस बार कितने सारे लोग वॉइस
फोर्स ज्वाइन करने के लिए टेस्ट दे रहे हैं। हालांकि हर बार की तरह नीना को इस बार भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन शॉकिंगली वो इंटरेस्ट दिखा रही थी। अब वो सबऑर्डिनेट एक लड़की के बारे में बताता है जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सभी को उम्मीद है कि वो पक्का इस टेस्ट में पास होगा। अभी वहाँ पर काफका और इचिकावा उसी लड़की को देख रहे थे। वो टॉप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है और इसकी पोजीशन इस रेस में सेकंड थी। इसके बाद हमें थर्ड और फर्स्ट पोजीशन वाले को भी दिखाया जाता है। इचिकावा कह रहा था कि ये बहुत पावरफुल है। इस तरह से हाई फिजिक वाले लोग इलाइट फोर्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इचिकावा यही कह रहा था कि इन्हीं की वजह से तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा पीछे आई है, क्योंकि इस बार जिन लोगों को इलाइट फोर्स के टेस्ट के लिए जाना था वो भी इसी टेस्ट को देने के लिए आए हैं। काफका ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था, पर वो वजह समझ गया था। तभी इचिकावा कहता है कि इन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक और है। वो एक लड़की है। उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी को पास कर लिया था और उसे यहाँ पर सबसे टैलेंटेड पर्सन माना जाता है। ये तीनों भी उससे कंपटीशन करते हैं जिससे कि ये आगे निकल सके। और ये कोई नहीं बल्कि हिकारू थी जो कि अभी उसी तरफ आ रही थी। वैसे सुनने के बाद काफका तुरंत ही वहाँ हिकारू के पास आता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी वहाँ पर हिकारू के बॉडीगार्ड्स आते हैं और काफका को पीटने लगते हैं हिकारू को टच करने की वजह से। वैसे अब हिकारू हंसती है और वहाँ से अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर चली जाती है, लेकिन काफका चिल्लाते हुए कहता है कि वो भी उसे अपना पावर दिखाकर रहेगा। हालांकि वो ये भी जानता था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी इचिकावा वहाँ आता है और उससे कहता है कि अभी देर नहीं हुई है। इचिकावा बताता है कि इस टेस्ट का एक सेकंड पार्ट भी है और उस पार्ट में 2 साल में सिर्फ काइजू डिस्पोजल का काम करवाया जाता है। इसी वजह से इचिकावा ने काफका की उस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब की थी, जिससे कि वो इस काम को समझ पाए। काइजू मॉन्स्टर को मारना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनकी बॉडी को डिस्पोजल करना और उनकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जानना भी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से ये टेस्ट 2 साल से होता आ रहा है। ये सुनते हुए काफका के अंदर एक होप आ गई थी कि हाँ, अब वो इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पाएगा। अब इसके बाद वो सभी वहाँ उस गेट के बाहर आ गए थे, जिसकी दूसरी तरफ उनका अगले टेस्ट का सेकंड पार्ट लिया जाना है। यहाँ पर आने के बाद काफका बहुत एक्साइटेड था। सामने थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन आकर उन्हें बताता है कि अंदर उन्हें बहुत सारे काइजू मॉन्स्टर मिलेंगे और इसके बाद अब वो उस गेट को अनलॉक करने लगा था। काफका सोच रहा था कि ये टेस्ट अभी तक सबसे आसान टेस्ट होगा, क्योंकि उसे सिर्फ काइजू मॉन्स्टर की बॉडी को डिस्पोजल करना है। लेकिन अब काफका ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उन्हें असल में उन काइजू मॉन्स्टर को खत्म करना है। ये गेट यहाँ पर जैसे ही ओपन होता है तो एक काइजू मॉन्स्टर वहाँ उस वाइस कैप्टन पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी सिक्योरिटी गेट बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक गया था। हालांकि उस मॉन्स्टर को देखकर कई लोग बहुत हैरान थे, लेकिन साथ ही उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। काफका तो इचिकावा से कह रहा था कि उसने जो कुछ कहा था यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें तो काइजू मॉन्स्टर को खत्म करना है, जो कि सबसे मुश्किल काम है एक डिस्पोजल यूनिट के लिए। पर हिकारू ये देखकर काफका पर हंसती है। यहाँ पर इचिकावा काफका से कह रहा था कि माफ करना, लेकिन 2 साल से यही टेस्ट होता आ रहा है, तो मुझे लगा कि वही वाला होगा। हमें क्या पता था कि अब ये लोग टेस्ट बदल देंगे। वैसे सामने वाइस कैप्टन कहता है कि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसी वजह से उन्हें एक सूट दिया जाएगा जिससे कि उनकी लाइफ को कोई खतरा ना हो। अब वहाँ पर जब वो जाते हैं और इचिकावा सूट पहनता है तो वो देखता है कि ये सूट कमाल का है, क्योंकि उनकी बॉडी भले ही किसी भी तरह की हो, वो सूट अपने आप ही फिट हो रहा था। साथ ही इचिकावा महसूस कर पा रहा था कि वो उसकी बॉडी के साथ भी कनेक्ट हो चुका है। वो अपने अंदर और ज्यादा पावर महसूस कर पा रहा था। इसे डीमन डिफीटिंग सूट कहते हैं और इसका काम यह है कि सामने वाले को प्रोटेक्ट कर सके और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। अब यहाँ से हम सीधा उस कैबिन में आते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरा के थ्रू इन पर नजर रखी जा रही थी। वहाँ पर कुनामी नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। वो वहाँ की इंचार्ज थी। वो कहती है कि अब सभी को कॉम्बैट पावर चेक करने जाना है। वो जैसे ही ऑन करती है सूट को, सूट से सभी की कॉम्बैट पावर मेजर होती है और उनकी स्क्रीन पर पावर लिखी आती है। इचिकावा की पावर सिर्फ 8% थी, जो कि फर्स्ट पर है। उसकी 18%, सेकंड वाले की 15 और थर्ड वाले की 14%। वहाँ पर कुनामी बताते हैं कि ये कॉम्बैट पावर उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करती है, जिससे कि वो सूट की उतनी ही पावर को इस्तेमाल कर पाए। हालांकि इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है कि उनकी 18, 15 या 14% है, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है उसकी कॉम्बैट पावर बहुत मुश्किल से 20% तक पहुँच पाती है। और ये लोग खुद को बहुत लकी मानते हैं जब कोई साल भर ट्रेनिंग कर 10% से ऊपर जाए, क्योंकि हर बार के टेस्ट में 10% वाला मिल पाना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन इस बार इनुकामी बात बता रही थी कि जब टॉप 3 ही 10% से ऊपर है तो इस बार ये टेस्ट पिछली बार वाले हर टेस्ट से अलग होने वाला है। तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि काइरो के ऊपर जाता है। उसकी कॉम्बैट पावर 46% थी। वहाँ पर जो वाइस कैप्टन भी ये सब चीज देखकर वो सोचता है कि काइरो की कॉम्बैट पावर अभी एक प्लेटो लीडर के बराबर है। ये सब देखने के बाद इचिकावा अभी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ 8% है। लेकिन तभी वो वाइस कैप्टन कहता
कहता है कि तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8% भी बहुत होता है। तुम्हें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी, फिर तुम 10% पर आ जाओगे। और वैसे भी 0% से अगर किसी की भी कॉम्बैट पावर थोड़ी सी ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से इस टेस्ट को पास कर सकता है। और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अभी तक उसने कभी भी कोई 0% वाला कंटेस्टेंट नहीं देखा। अब तभी सभी लोग फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बार वो किकायरो के टाइम से भी ज्यादा हैरान हो गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया, क्योंकि काफका की अनलिश कॉम्बैक पावर 0% थी। वो सभी बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ पर खुद वाइस कैप्टन भी हंस रहा था। उसे देखकर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन काफका कहता है कि रुक जाओ, मैं अपनी कॉम्बैट पावर अभी बाहर निकाल रहा हूँ। वो पूरी कोशिश करता है और जोर लगाता है, लेकिन तभी वाइस कैप्टन कहता है कि कॉम्बैट पावर इस तरह से नहीं निकाली जा सकती। काफका वहाँ पूरा जोर लगा रहा था अपने कॉम्बैट पावर निकालने के लिए, लेकिन वो वाइस कैप्टन उससे कहता है कि ये टॉयलेट करने जैसा काम नहीं है जो तुम जोर लगा रहे हो। लेकिन बुरा हुआ कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर 0% है, अब तुम सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन यहाँ पर काफका सोच रहा था कि जरूर इस सूट में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कॉम्बैट पावर बढ़ाने का कोई तरीका होता होगा, बस उसे इस टेस्ट के खत्म होने तक का उस तरीके को ढूंढना है। अभी सब उस पर हंस रहे थे, सिर्फ इचिकावा को छोड़कर और साथ ही साथ किकायरू को भी छोड़कर। किकायरू हैरान थी कि आखिर काफका की पावर 0 कैसे हो सकती है। वो सोच रही थी कि काश काफका अपनी असली पावर दिखाए, जो कि उसने वहाँ पार्किंग लॉट में दिखाई थी। वैसे अभी फाइनल पार्ट स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पर सभी को बताया जाता है कि उनकी फाइट 16 यूजो और एक हांजू से होगी। असल में ये काइजू के अलग अलग स्पीशीज टाइप की होती है, जिनमें इनके साइज के हिसाब से इनके नाम रखे जाते हैं। वो बताते हैं कि इन मॉन्स्टर ने सबसे ज्यादा तबाही फैलाई थी, पर उन्होंने किसी तरह से उन्हें जिंदा पकड़ लिया और अब ट्रेनिंग के लिए इन्हें यूज किया जा रहा है। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर हमेशा ड्रोन से नजर रखी जाएगी, जिससे अगर वो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उन्हें तुरंत ही बचाया जा सके। हालांकि सूट में एक शील्ड लगी हुई है जो तब एक्टिवेट हो जाएगी और उन्हें बचा लेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं और अब वो टेस्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। साथ ही वाइस कैप्टन उन्हें वार्निंग देते हैं कि इस टेस्ट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना, क्योंकि एक गलती किसी की सच में जान भी ले सकती है। अब वैसे टास्क स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि किकायरू अभी सबसे पहले आगे भाग रही थी और उसने अपनी गन भी निकाल रही थी, जिसकी मदद से वो शुरुआत से ही 2 काइजू मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। ये देखते हुए काफका इचिकावा से कहता है कि हम पीछे नहीं रह सकते, हमें भी आगे निकलना होगा। लेकिन इचिकावा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ही तो पीछे खड़े हुए हो, मैं तो पहले ही आगे निकल चुका हूँ। हम देखते हैं कि काफका से अभी वो वेपन उठ नहीं रहा था। वो कहता है कि वेपन सच में बहुत भारी है, मैं इन्हें लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। काफका कूल लगने के लिए ये भी कहता है कि मैं 0 पर हूँ, इसलिए चीज सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। पर इचिकावा कहता है कि ये कोई कूल बात नहीं है। वैसे इधर हमें ये भी जानने को मिलता है कि कॉम्बैट पावर जितनी है उस हिसाब से सूट रिएक्ट करता है। मतलब काफका की पावर अगर 0 है तो वो सूट उसे बिल्कुल भी पावर नहीं दे रहा है, जिस वजह से उस सूट का सिर्फ वजन ही काफका के ऊपर है, प्लस उसे उसकी हेल्प भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब उस सूट को पहनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे उतार नहीं सकता। अब इतने में अचानक से वहाँ वाइस कैप्टन अनाउंस करता है कि नीना भी उन्हें देखने के लिए आई है। अब नीना एक अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन वो ये बात बता रहा था। काफका ये बात सुनकर अपनी कॉम्बैट पावर के बारे में तो पूरी तरह से भूल जाता है। वो समझ गया था कि उसका आखिरी मौका है और उसे बताना होगा कि वो क्या कर सकता है। उसे अपना प्रॉमिस भी याद आ गया था। वो इचिकावा से कहता है कि ये ड्रोन यहाँ पर क्यों है। तुम्हें पता है कि इचिकावा को लग रहा है कि शायद ये देखने के लिए उन्होंने कितने मॉन्स्टर को खत्म किया है, पर काफका कहता है कि अगर उन्हें ऐसा ही करना होता तो उनके पास बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी है, वो सेंसर के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। पर इन ड्रोन्स को यहाँ पर भेजने का कारण ये है कि वो उनकी सिचुएशन को देखना चाहते हैं कि मॉन्स्टर का सामना करते वक्त वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। काफका और इचिकावा दोनों ही जानते थे कि वो बाकियों से बेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी कॉम्बैट पावर बाकियों से कम है। लेकिन काफका और इचिकावा दोनों ही उन सभी अटैक्स को सपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक टीम में जरूरी नहीं है कि सभी हमला करें, कई बार अटैक्स को सपोर्ट करना जरूरी होता है। अब वो दोनों ही निकल चुके थे, जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करने के लिए। एक ग्रुप अभी एक यूजू मॉन्स्टर से लड़ रहा था, उस ग्रुप को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन काफका और इचिकावा सपोर्ट करते हैं। काफका को याद आता है कि इस तरह के मॉन्स्टर को पहले भी डिस्पोजल कर चुके हैं, इसी वजह से उसे पता था कि ये मॉन्स्टर ग्रेनेड के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। काफका इसका रीजन भी हमें बताता है। इन मॉन्स्टर को दिखाई नहीं देता, इसी वजह से सिर्फ आवाज सुनकर हमला करते हैं। इनके कान बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए अब काफका ने उस ग्रेनेड को वहाँ उनके कान पर फोड़ दिया था, जिससे वो यूजू मॉन्स्टर बिल्कुल बहरा हो जाता है और अब उसके पास उसे खत्म करने का मौका था। काफका यहीं पर नहीं रुकता, वो उस अटैकर से कहता है कि वो इस मॉन्स्टर के पेट पर हमला करे, वो भी एक साइड में, क्योंकि वहाँ उनकी वीक स्किन होती है। वो अटैकर ऐसा ही करता है और कुछ गोलियों के बाद वो यूजू मॉन्स्टर मारा गया था। इस वजह से वो सभी अटैक्स काफका को थैंक्स कह रहे थे, पर यहाँ पर वो काफका को किकायरो के ग्रुप का हिस्सा समझ रहे थे। अब जब वो लोग वहाँ किकायरो के पास पहुँचने वाले थे, तभी हम देखते हैं कि किकायरो बहुत स्पीड से
उन मॉन्स्टर को खत्म कर रही थी और बाकी सब जो अभी किकायरू के साथ आए हैं उन मॉन्स्टर को खत्म करने और उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि किकायरू पहले से ही सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उसने वहाँ के आखिरी यूजू को भी हरा दिया था। अब सिर्फ वहाँ हंजू है जो कि सबसे पावरफुल है, लेकिन वो सीधा ही जाकर उस पर भी हमला कर देती है। वो पहले ग्रेनेड का यूज कर रही थी, उसके बाद अब गोली से फायर कर रही थी और अब वो जंप करते हुए उस हांजू के ऊपर आती है, जहाँ वो उसके दांतों पर पैर रखते हुए सीधा उसके गले के अंदर गोली चला देती है। अगले ही पल वो हांजू बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। वहाँ पर कोनामी ये चीज अनाउंस करती है कि आखिरी हांजू भी मारा जा चुका है और इसके साथ ये टेस्ट खत्म होता है। अब वहाँ पर जब काफका और इचिकावा पहुँचते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो तो हेल्प कर नहीं पाए, वो फालतू में ही यहाँ तक दौड़ कर आए। अब हम वापस से वहाँ वाइस कैप्टन के पास आते हैं। अभी नीना उससे कह रही थी कि सच में किकायरू तो बहुत पावरफुल है। ये सुनकर वाइस कैप्टन हैरान था क्योंकि अभी हर साल जो एग्जाम होते हैं ऐसे पिछले 30 एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस पर नीना की नजर गई हो। लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। असल में किकायरू डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो डायरेक्टर है। अभी यहाँ पर किकायरू सोचते है कि उसने बैटलफील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो शायद इससे उसके फादर खुश होंगे, लेकिन वो परफेक्ट बन चुकी है। तभी उसे काफका की याद आती है और वो सोचते है कि वो काफका को जाकर और चढ़ाएगी। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में जिस हांजू को उसने मारा उसके पास से एक अजीब सा क्रिएचर अपीयर होता है और वो तुरंत ही हमला करते हुए किकायरू को बहुत डैमेज पहुंचाता है। बाकी सभी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि वो बाकी यूजू मॉन्स्टर अब फिर से उठने लगे हैं। इस तरफ हम किकायरू को देखते हैं, उसने बहुत मुश्किल से खुद की जान बचाई थी क्योंकि जब उस मॉन्स्टर ने हमला किया तो उसने सीधा दिल पर हमला किया था, लेकिन किकायरू ने अपनी वो शील्ड जो कि उनके सूट में लगी हुई है उसे सिर्फ अपने दिल पर सेट कर लिया जिससे बाकी बॉडी पर चोट लगे लेकिन उसका दिल बच जाए। पर अभी तक वो हारी नहीं थी, वो खड़ी हो रही थी। उसकी नजर सामने उस नए क्रिएचर पर जाती है। उसे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, तभी उसे पता चलता है कि ये काइजू मॉन्स्टर ही है, बस इसका साइज बहुत छोटा है। वो मॉन्स्टर अभी बात कर पा रहा था जो देखकर किकायरू हैरान हो जाती है क्योंकि नॉर्मल मॉन्स्टर बात नहीं कर सकते। इन मॉन्स्टर के अंदर टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस की पावर है। अब किकायरू लड़ने के लिए खड़ी हुई थी कि तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर फायरिंग कर उस पर हमला करता है जिसकी वजह से किकायरू को और चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम जब किकायरू के सूट में वो डैमेज पड़ जाता है तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ कैबिन में आ चुका था जो देखकर सभी हैरान थे। हमें जानने को मिलता है कि इस टेस्ट के खत्म होने के बाद ही उन्होंने सारे ड्रोन वापस बुला लिए थे, इसी वजह से अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकते, पर उनके पास सभी के सूट चेक होने की पावर है। तो उन्हें पता चल गया था कि किकायरू बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि उसके वीटल्स बहुत नीचे गिर चुके हैं। साथ ही साथ कैंसर के थ्रू उन्हें उस हांजू के पावर पॉइंट के बारे में भी पता चल चुका है। वो 6.4 पावर का हांजू है। ये बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि इतनी पावर वाले जो मॉन्स्टर से उन्हें हराने के लिए पूरी डिफेंस फोर्स लगती है। इसे अकेला हरा पाना नामुमकिन था, लेकिन तभी नीना कहती है कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे सभी की बॉडी पर वो शील्ड एक्टिवेट कर दो, हम वहाँ पर जा रहे हैं। और उसके बाद नीना और वाइस कैप्टन वहाँ से निकल जाते हैं। वाइस कैप्टन को पूरी उम्मीद थी कि वो उसे हरा देंगे क्योंकि नीना उसके साथ है, वो बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ हम वहाँ किकायरू को देखते हैं, उसे ये नहीं पता था कि ये दोनों उसकी मदद के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो सोच रही थी कि अगर वो रास्ते से हटी और ये हांजू आगे बढ़ गया तो ये जाकर पूरी सिटी को तबाह कर देंगे और ये बहुत नुकसान की बात होगी। इसलिए अब वो इस हांजू से लड़ने का फैसला करती है। उसे अपने फादर के कहे हुए वर्ड याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें परफेक्ट बनना है, हालांकि परफेक्ट कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ अभी के हिसाब से इम्प्रूव करते जाना चाहिए। तो अब किकायरू यही सोचते हुए हमला करती है, लेकिन इस इंटेलिजेंस वाले मॉन्स्टर ने उस हांजू को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि किकायरू का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। और जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तो किकायरू वहाँ से दूर फिक जाती है और अब वो उसे पहले से ज्यादा चोट लग चुकी थी। अब वो हिलने की भी हालत में नहीं थी। उसे अपने पास्ट के सीन दिखाई दे रहे थे। वो बचपन से ही हर चीज में परफेक्ट थी। उसके स्कूल में भी बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे, बहुत ज्यादा मतलब वो टॉप पर ही रहती थी। लेकिन फिर भी एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी सभी के पेरेंट्स आकर सभी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके फादर कभी नहीं आते थे। आज जब वो रिजल्ट देख रही थी तभी वहाँ पर उसका बटलर आता है और कहता है कि आज उसके फादर घर आए हुए हैं। किकायरू खुश थी कि शायद वो उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब वो घर पर आती है तो उसके फादर कहते हैं कि उसे खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो आज खुश हुई तो आगे चलकर वो फेल हो जाएगी। वो चाहते हैं कि बस किकायरू अपने गोल को अचीव करे और अगले गोल पर फोकस करे जिससे वो परफेक्ट बनेगी और इसी में नेशन की भलाई है। अब किकायरू को अभी तक वो सारी बातें याद थी, इसी वजह से भले ही वो भूल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खड़े होकर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो हांजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसके अटैक की वजह से अब किकायरू का एक हाथ भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। किकायरू अपने एक हाथ का यूज नहीं कर पा रही थी और अब ऐसे में इतने पावरफुल मॉन्स्टर को
हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी एक ड्रोन वहाँ पर पहुँचता है जिसमें कुनामी देखती है कि कांजू ने अपनी पूरी बॉडी पर यूनी ऑर्गन डेवलप कर लिए हैं। यूनी ऑर्गन वो होते हैं जो पहले से किसी हांजू की बॉडी पर नहीं होते, लेकिन पावर लेवल बढ़ जाने की वजह से आते हैं। अब यहाँ पर वो हांजू फिर से किकायरू के ऊपर हमला करने वाला था और शायद फाइनल अटैक होता है। इसी वजह से किकायरू समझ जाते हैं कि वो मारे जाने वाली है। वो मरते मरते अपने फादर से माफी मांगती है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो पाई। उसकी आंखों में से आंसू आए थे, लेकिन तभी वो हांजू उस पर हमला कर देता है। जब वो हमला कर रहा था तो उसके एक सेकंड पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर काफका किकायरू के सामने आता है और वो उससे कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया, अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। किकायरू हैरान थी कि आखिर काफका यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन तभी सामने उस हांजू ने हमला कर दिया था। किकायरू और ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उन दोनों को ही उस अटैक से कुछ नहीं होता और अचानक से काफका की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक काइजू मॉन्स्टर में। काफका कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने यहाँ इसको कुछ देर तक रोके रखा। इतनी देर में बाकी सभी यहाँ से निकल चुके हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे लड़ने में। अब हम कुछ देर पहले के टाइम का एक सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से जब वो काइजू मॉन्स्टर फिर से जागने लगा था तो बाकी जो अपर रैंक के पार्टिसिपेंट थे उनका काम था कि सभी को यहाँ से बाहर निकाले। वो लीड कर रहे थे। वो काफका और इचिकावा से भी कहते हैं कि वो किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाएं, लेकिन काफका वहाँ से वापस उस जगह के लिए भागने लगता है जहाँ पर किकायरू थी। अभी इचिकावा ने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से निकलेगा क्योंकि किकायरू उससे लड़ रही है और इचिकावा को लगा था कि शायद किकायरू उसे हरा देगी क्योंकि उसे कंफर्म नहीं था कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। पर जब वो वापस लौट रहा था तो वो सोचता है कि क्या काफका ट्रांसफॉर्म होगा। एक पल वो सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे तुरंत ही वहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पर फिर भी वो ये भी सोचता है कि काफका सोचने वालों में से नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अब हम किकायरू के पास आते हैं और हम देखते हैं कि उसके सामने जब काफका पूरी तरह से काइजू मॉन्स्टर में बदल चुका था तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही थी। लेकिन काफका कहता है कि तुम हैरान मत हो, अभी भी काफका ही हूँ और मेरे सेंस काम कर रहे हैं और मैं सोच सकता हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगले ही पल उसे ये भी याद आता है कि अब शायद उसका भांडा फूट जाएगा, मतलब कि किकायरू सभी को बता देगी। इसलिए वो घुटनों के बल आकर किकायरू से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज वो ये बात किसी को ना बताए वरना उसे डिफेंस फोर्स से निकाल दिया जाएगा। अब तभी अचानक से हांजू मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, लेकिन काफका उसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है। साथ ही वो किकायरू से भी कहता है कि बस उसे 1 मिनट रुक जाए, इतने में ही वो इस मॉन्स्टर को हरा देगा। अब काफका अपने अटैक के लिए तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ वहाँ कुनामी जब काफका की एनर्जी महसूस करती है तो उसे जानने को मिलता है कि जो हांजू था उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ रही है। अभी यहाँ पर कोई ड्रोन नहीं था, इसी वजह से वो देख नहीं सकते, वो सिर्फ उस एनर्जी को कैलकुलेट कर पा रही थी। ये एनर्जी 9.8 की है जबकि वो हांजू पहले 6.4 पे था। इसी वजह से कुनामी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जब ये बात वहाँ वाइस कैप्टन को बताती है तो वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि शायद हमारी मशीनें खराब हो चुकी हैं क्योंकि 9.8 का काइजू यहाँ पर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक उनकी पूरी लाइफ टाइम में इतना पावरफुल काइजू मॉन्स्टर अपीयर नहीं हुआ। अगर सच में काइजू 9.8 का है तो इसका मतलब ये दुनिया का सबसे पावरफुल काइजू है। अब वहाँ काफका खुद से इस बात को कंफर्म करते हुए कहता है कि आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल काइजू हैं। और इसके बाद अब वो हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सामने वो हांजू उसकी तरफ पंच करता है, लेकिन काफका भी पंच करते हुए उसका जवाब देता है। किकायरू देखती है कि उन दोनों के पंचेस टकरा रहे हैं, जिसके बाद अचानक से हांजू की पूरी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। वो नीचे गिर जाते हैं। काफका स्टाइल मारते हुए कहता है कि अगर तुम फिर से खड़े होकर लड़ना चाहते हो मैं तैयार हूँ। इसके बाद अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से उठने लगता है, लेकिन फिर काफका उससे माफी मांगता है कि नहीं, ये टाइम नहीं है लड़ने का, इसलिए उसे माफ कर दो। वो मॉन्स्टर अचानक से मर भी जाता है। अब काफका चैन की सांस लेता है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। किकायरू के पास आता है, तभी किकायरू पर एक यूजू हमला कर रहा था, लेकिन काफका ने उसे भी हरा दिया था। वो किकायरू से कहता है कि वो बेवकूफ है क्या, उसे इस तरह की यहाँ पर अकेले हांजू से लड़ने के लिए नहीं आना चाहिए। वो टेस्ट में तो वो भी पास हो जाती, लेकिन इतने बड़े खतरे में उसकी जान भी जा सकती थी। अभी किकायरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी काफका अपना रियल फेस उसे दिखाता है और कहता है कि ये मैं ही हूँ, तुम डरो मत। तभी वहाँ पर इचिकावा आ जाता है। वो काफका के सर पर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अभी तुम्हारी आइडेंटिटी सभी को पता लग जाती और तुम फालतू में मारे जाते। अब इसके बाद हम वहाँ किकायरू को देखते हैं। अभी जब वो नींद में थी तो उसे बहुत बुरा सपना आता है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाए और इससे उसके फादर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तभी वो जागती है, उसे अपने सामने फादर दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ उसके फादर नहीं बल्कि वाइस कैप्टन था। वाइस कैप्टन उसे बताने आया था कि इसकी वजह से सभी की जान बच गई क्योंकि उसने उस हांजू मॉन्स्टर को हरा दिया। ये सुनकर किकायरू हैरान थी क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को नहीं हराया था। पर तभी उसे काफका की कही हुई बात याद आती है कि वो किसी को ना बताए कि वहाँ पर क्या हुआ। इसी वजह से किकायरू ये मान लेती है कि उसी ने हांजू बीस्ट को हराया है। बाद में न्यूज में बात टेलीकास्ट होती है कि टेस्ट के दौरान
दौरान बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि कुछ पार्टिसिपेट इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई है। वैसे ही न्यूज अभी वो इंटेलिजेंस वाला मॉन्स्टर ही सुना रहा था। वो अभी क्या पता कि बाथरूम में छुपा हुआ है और वो इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि उसके मास्टर का था। वो बहुत मुश्किल से कॉल उठा पाता है, लेकिन उसे इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। वो दोनों बात करते हैं अपने अगले प्लान पर और इसके बाद वो इंटेलिजेंस मॉन्स्टर वहाँ से निकल पड़ता है। अभी बात बहुत शॉकिंग थी। हमें जानने को मिलता है कि वो असल में काफका की उस काइजू डिस्पोजल कंपनी का मेंबर है। वो ये भी बताता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। अभी बाकी सभी बात कर रहे थे कि काश काफका और इचिकावा दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अभी उस इंटेलिजेंस मॉन्स्टर को खुद को ट्रांसफॉर्म रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी बाकी लोग उसे पहचानते नहीं। यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। वैसे अभी काफका इचिकावा से थैंक यू कह रहा था उसे एग्जाम में उसे ले जाने के लिए। इचिकावा भी उससे कहता है कि तुम भी अब बहुत ही ज्यादा मैच्योर लग रहे हो। तुम अब एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जिस पर दूसरे डिपेंड कर सके। हालांकि उसे अपने ये शब्द वापस लेने पड़ते हैं क्योंकि जब वो वहाँ डिस्पोजल यूनिट वाले ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहाँ आकर काफका इचिकावा से कह रहा था कि उस बेवकूफ ने फालतू में उसे वो एग्जाम क्यों दिलवाया। इचिकावा कहता है कि अभी अभी तुम तो मेरी तारीफ कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया। वैसे तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि 2 लेटर लेकर आया था। ये लेटर असल में एक एग्जाम रिजल्ट के थे। अभी काफका नीना को याद करते हुए अपने लेटर को खोलता है, लेकिन वो अभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था। यहाँ हमें उसके रिजल्ट को नहीं बताया जाता। हम अगले दिन वहाँ सभी कैंडिडेट्स को देखते हैं जिन्होंने वो एग्जाम दिया था। अभी जो लोग पास हो चुके हैं उन्हें जगह पर बुलाया गया था, पर अभी किकायरू नहीं आई थी। इस वजह से वो दोनों लड़के जिन्होंने लगभग टॉप ही किया था, मतलब फर्स्ट से लेकर 5th तक की रैंक में वो लोग थे, वो भी बात कर रहे थे कि किकायरू और उसका वो साथी नहीं आए। उन्हें किकायरू का तो शक नहीं था, लेकिन नजुमो कह रहा था कि उसका साथी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ये बात मुझे पहले से पता थी। वो अभी काफका की बात कर रहा था, लेकिन अब इतने में ही किकायरू वहाँ पर आती है। उन्हें जानने को मिलता है कि किकायरू ने टॉप किया है, जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। नजुमा अभी कागुरागी से कह रहा था कि मुझे पता था कि ये फर्स्ट ही आई होगी। अब हम दोनों को सेकंड पोजीशन के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इस पर कागुरागी कहता है कि नहीं, वो फर्स्ट के लिए ही जाएगा क्योंकि फिटनेस टेस्ट के दौरान उसने फर्स्ट प्लेस हासिल की थी। उसने मतलब कि कायरू को भी हरा दिया था। वैसे वहाँ दूसरी तरफ इरू जो कि 1 से लेकर 5 तक की रैंक में किसी रैंक पर आया था, वो अभी इचिकावा से कह रहा था कि क्या उसका दोस्त यानी कि काफका पास नहीं हुआ, जिस पर इचिकावा थोड़ा सा टेंशन वाला फेस बना लेता है। हालांकि हीरो को पहले से पता था कि काफका शायद पास नहीं होगा क्योंकि उसने टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब तभी वहाँ पर नीना आती है। वो वहाँ सामने आकर किकायरू को स्टेज पर आने को इनवाइट करती है। यहाँ पर किकायरू को वही सब शपथ लेने वगैरह ऐसा कुछ काम करना था जो कि वो करती है, और इसके बाद अचानक से ही नीना उसकी तारीफ करती है उस काइजू मॉन्स्टर को मारने के लिए। हालांकि ये सुनने के बाद किकायरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानती नहीं थी कि वो इस तारीफ के हकदार नहीं है। इसकी तारीफ का असली हकदार काफका है। वो सोच रही थी कि काश काफका भी यहाँ पर होता। वैसे किकायरू इस टाइप की पर्सन है नहीं, लेकिन काफका ने एक तो उसकी जान बचाई थी और साथ ही काफका का बिहेवियर तब बहुत अच्छा था। इस वजह से वो भी उसे थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी है। हालांकि अभी तो वो दुखी थी, लेकिन तभी अचानक से काफका की वहाँ पर एंट्री होती है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी किकायरू बहुत ज्यादा खुश थी। हमें जानने को मिलता है कि असल में काफका फेल हो गया था क्योंकि फिटनेस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों में उसने 0 पाया। लेकिन फिर भी जब वो ये लोग बैठकर सिलेक्शन कर रहे थे तो उस दौरान काफका का नाम भी सामने आता है। काफका को फेल तो कर दिया गया, लेकिन नीना उसके पक्ष में रहते हुए कुछ कहने वाली थी, पर इतने में ही वहाँ वाइस कैप्टन जिसका नाम हुसीना है, वो बीच में नीना को रोकते हुए कहता है कि वो चाहता है कि काफका को पास कर दिया जाए। वो कहता है कि दोनों ही टेस्ट में उसके भले ही 0 आए हो, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में देखा जाए तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और साथ ही हुसैन ये भी कहता है कि काफका बहुत ही ज्यादा फनी है। वैसे ये सुनकर कुनामी उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता भी है कि ये कितनी खतरनाक चीज है कि टेस्ट को देखते हुए नहीं लगता कि वो इस चीज में ज्यादा टाइम सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन हुसैन कहता है कि अगर वो उसे अपना कैंडिडेट बना ले तो इससे आगे चलकर काफका ट्रेनिंग कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब यहाँ पर काफका लेट आने के लिए माफी मांग रहा था, जो सुनकर नीना उससे कहती है कि वो एक कैडेट है, इसलिए उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए ही था जो कि पास हो चुके हैं। अब सभी लोग ये सुनकर खुश थे कि काफका भी पास हो गया और भले ही वो एक कैडेट बना है, लेकिन फिर भी अब वो उनके साथ ज्वाइन रहेगा। यहाँ पर किकायरू और इचिकावा के साथ साथ बाकी सभी सारे टॉप रैंक वाले लड़के अभी बहुत खुश थे। अभी यहाँ पर नीना कहती है कि तुम सभी लोग न्यू ज्वाइन किए हो, लेकिन हम की सेफ्टी का वादा नहीं कर सकते जो कि काइजू मॉन्स्टर से दिन पर दिन और ज्यादा होते जा रहे हैं। अब जब वो ये सब कह रहे थे तभी काफका उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसका साथ देगा। यहाँ पर काफका
उसे अपने पहले नाम से बुला रहा था, जो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। नीना कहती है कि उसे इस चीज के लिए अब 100 पुशअप्स करने होंगे। वैसे काफका उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, उसके मुंह से इस गलती से निकला, जो सुनकर हुसैन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि काफका यहाँ पर आते ही पूरे परफॉर्म में आ गया है। हालांकि अब नीना वहाँ से जा रही थी, लेकिन हुसैन नोटिस करता है कि शायद उसने पहली बार नीना को स्माइल करते हुए देखा। वैसे भी अब खुनामी भी कह रही थी कि सच में काफका बहुत ज्यादा फनी है। हुसैन कहता है कि हाँ, काफका का यहाँ पर होना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे यहाँ माहौल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वैसे हमें जानने को मिलता है कि असल में हुसैन ने सिर्फ काफका को फनी रहने की वजह से यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया। असल में जब वो बड़ा सा काइजू मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर हुआ था और जब वो 9.8 की एनर्जी इन्हें महसूस हुई थी और मिशन पर दिखाई दी थी, उसी समय हुसैन ने नोटिस किया था कि स्क्रीन पर जो बाकी सारे लड़के हैं जिन्होंने वहाँ पर टेस्ट देने के लिए ज्वाइन किया था, उनमें से किसी एक का ही वीटल्स गायब हो चुकी थी। तो वीटल से आप इतना समझ सकते हो, मतलब कि जो उनकी हार्ट बीट थी वो सब चेंज हो गई और किसी एक की बूंद को चुकी थी और किसी एक की बंद हो चुकी थी। इस वजह से हुसैन को शक था कि शायद वो काफका था। हालांकि अभी वो कंफर्म नहीं है और इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने काफका को सिलेक्ट किया है। वैसे अभी यहाँ पर सभी लोग काफका की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी 100 पुशअप्स पूरे कर लिए हैं। उसी दौरान वहाँ पर की कायरू काफका से कुछ कहना चाहती थी। सभी लोगों को लग रहा था कि शायद वो अपना लव कन्फेस कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मना करती है। काफका को भी थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा था, जिसके लिए उसे बाद में एक लात खाने को मिलती है और किकायरू कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। बाद में वो लोग कैफे में मिलते हैं। इचिकावा भी अभी उनके साथ। अभी उसे कैफे में मिलने के बाद यहाँ पर किकायरू पूछ रही थी कि आखिर तुम एक काइजू मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए, जिस पर काफका कहता है कि अचानक से एक मॉन्स्टर उसके मुंह के अंदर चला गया था, जिसके बाद तो उसे ये पावर मिल गई। किकायरू ने इस चीज पर भरोसा कर लिया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी। काफका कहता है कि क्या उसे ये चीज फोर्स को बता देनी चाहिए, शायद उनके पास इस चीज का कोई इलाज हो। लेकिन इस पर किकायरू कहती है कि ये बहुत बेकार आइडिया है, क्योंकि अगर उन लोगों को ये चीज पता चल गई तो शायद काफका पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और शायद उसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जो हाई रैंक के काइजू मॉन्स्टर पाए जाते हैं उनकी बॉडी से कुछ वेपन बनते हैं, शायद काफका के साथ भी वही चीज की जाए। काफका ये सुनकर हैरान था। वो किकायरू से कहता है कि वो ये चीज किसी को भी ना बताए, जिस पर किकायरू कहती है कि ठीक है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि अगर काफका ने कभी भी ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे खुद अपने हाथों से मार देगी। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस टाइप की हो गई, लेकिन काफका हंसते हुए कहता है कि अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो वो सच में उसे मार दे। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी सभी की ट्रेनिंग चल रही थी। अभी बारी इचिकावा की थी। इचिकावा वहाँ टारगेट को हिट करता है। बाद में हुसैना उसकी तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि उसने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है। अभी इचिकावा की कॉम्बैट पावर 18% हो चुकी थी, जो कि देखा जाए तो सच में बहुत अच्छी ग्रोथ है। वैसे सुनने के बाद हीरो थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। ये जेलस फील करना थोड़ा सा गुस्से वाला नहीं है, ये सिर्फ आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। हीरो चाहता था कि वो कभी भी इचिकावा से पीछे ना हो, इसी वजह से अब वो अपनी पूरी मेहनत करता है और टारगेट जितना हो सके उतना तेजी से हिट करता है। उसने चीज 2 मिनट 15 सेकंड में पूरी कर ली थी और उसकी कॉम्बैट पावर 20% निकल कर आई, जो कि इचिकावा से ज्यादा ही है। अभी इसी के लिए हीरो इचिकावा से कह रहा था कि वो भी कभी भी उससे नहीं हारेगा, लेकिन तभी वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं जबकि कायरू अपना प्रैक्टिस टेस्ट खत्म करता है। उसने सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही सारे टारगेट हिट कर दिए थे और उसकी कॉम्बैट पावर 55% निकल कर आई थी। वैसे यहाँ पर अभी कायरू इचिकावा और हीरो को चिढ़ाते हुए कहती है कि उन दोनों के स्कोर को मिलाते हुए भी उसके जितना स्कोर नहीं हो सकता, जिस पर इचिकावा और हीरो सच में चिढ़ गए थे। वैसे तभी हम वहाँ पर नजुमो कागुरु से कह रहा था कि कायरू के सामने वो एवरेज फील करता है, जिस पर कागुरु कहता है कि उसे सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए कि कायरू की कॉम्बैट पावर वैसे भी उससे ज्यादा है। इस पर नजुमा कहता है कि ठीक है, अब वैसे वो आपस में ही बैटल करेंगे। वैसे इसके बाद सभी टॉप स्कोर एक दूसरे की तरफ बहुत ही गुस्से के साथ देखते हैं, क्योंकि उन सभी के बीच में आपस में कंपटीशन चल रहा है। वैसे सिचुएशन तुरंत ही बदल जाती है जब वहाँ पर काफका अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है। उसे पूरे 6 मिनट लगे थे इस टास्क को पास करने में और उसकी कॉम्बैट पावर 1% निकल कर आई थी, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने 0% से 1% तक का सफर इतने कम टाइम में सेट किया है। लेकिन बाकी सभी लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहे थे। काफका किकायरू से पीछे भाग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद किकायरू उसकी तारीफ करेगी, लेकिन किकायरू उसकी तारीफ नहीं कर रही थी। यहाँ पर अभी हुसैना कह रहा था कि इस रेट के साथ काफका ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि 3 महीने तक अगर उसका यही हाल रहा तो शायद उसे निकाल दिया जाए। वैसे इसके बाद वो सभी को 10 राउंड लगाने को कहता है। जब वो लोग कंप्लेंट करते हैं तो वो 5 राउंड और ज्यादा बढ़ा देता है। अभी यहाँ पर कुनामी कह रहे थे कि ये सभी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, जो चीज हुसैन को अच्छी लगती है क्योंकि उसके हिसाब से प्रोग्रेस करने के लिए कंपटीशन जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्होंने 15 बार राउंड लगा लिया था तभी सभी
सभी लोग नहाने के लिए गए थे, जिस दौरान अभी ह्यूरी इचिकावा से मैच कर रहा था कि आखिर किसके मसल ज्यादा अच्छे हैं। वैसे तभी काफका खड़ा होता है और अपने मसल सभी को दिखाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाता, इसलिए उसका पेट बाहर आ चुका था। हीरो उससे कहता है कि वो कभी भी इतने बड़े पेट को लेकर फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो अभी हंस रहा था, जो सुनकर काफका उससे कहता है कि 30 साल की उम्र के बाद उनकी भी यही हालत हो जाएगी। वैसे अब वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं जब वहाँ पर कागुरागी की एंट्री होती है, क्योंकि उसके मसल्स इन सभी से अच्छे थे। दूसरी तरफ हम बाहर नीना और किकायरू को देखते हैं। किकायरू अभी बाकी गर्ल्स के साथ वहाँ पर आ रही थी, तो वो सामने नीना को देखती है। वो अभी सोच रही थी कि नीना की बॉडी बहुत अच्छी है उसकी कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन सिर्फ कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए बॉडी मैटर नहीं करती। वो अभी नीना से पूछती कि आखिर उसकी कॉम्बैट पावर का राज क्या है। इस पर नीना कहती है कि अगर वो जानना चाहती है तो उसके साथ चल सकती है। ये सुनकर किकायरू हैरान थी, लेकिन वो तुरंत ही हाँ कर देती है। इस तरफ हम वापस से काफका के पास आते हैं। वो सभी अभी नहा रहे थे, जिस दौरान वो आपस में बात करना शुरू करते हैं कि आखिर उन्होंने एक डिफेंस फोर्स वॉरियर बनने का क्यों सोचा। सभी के रीजन बिल्कुल सेम थे। उन सभी को नीना ने किसी काइजू मॉन्स्टर से बचाया था, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी एक डिफेंस वॉरियर बनेंगे। हालांकि जब वो काफका से रीजन पूछते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि काफका नीना का बचपन का दोस्त है, जो सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसके बाद अब वो और ज्यादा डिमांड करते हैं बाकी स्टोरी जानने के लिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी किकायरू और नीना इसी तरफ आ रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इचिकावा सभी को हवा कर रहा था और सभी लोग वहाँ नीचे लेटे हुए थे। उन्हें जानने को मिलता है कि ये वहाँ गर्म पानी में कुछ ज्यादा ही देर रुक गए, जिस वजह से अब इनकी हालत खराब हो चुकी है। किकायरू उन सभी को बेवकूफ कह रही थी। वैसे इसके बाद से टाइम थोड़ा सा स्पीड में गुजरता है। हम देखते हैं कि सभी लोग अब ट्रेनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे और इन सभी ट्रेनिंग के दौरान इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था। वो भले ही आपस में कंपटीशन करते हैं, लेकिन फिर भी अभी उनकी दोस्ती बढ़ चुकी है। हालांकि काफका की उम्र थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से वो सभी से पीछे रह जाता, लेकिन इचिकावा हमेशा उसका साथ देने के लिए वहाँ खड़ा रहता है। वैसे काफका ने फैसला किया कि वो खुद को बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनसे ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करेगा, क्योंकि उसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है उनके बराबर आने के लिए, तभी वो उनसे आगे आ पाएगा। अभी यहाँ हम देखते हैं कि वो रात के टाइम में पढ़ाई कर रहा था। वैसे रात हो चुकी थी, इसलिए सभी सो चुके थे। तभी वहाँ पर हुसैन आता है और कहता है कि रात हो गई है और एक डिफेंस वॉरियर बनने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। वैसे वो पूछता है कि क्या तुम सच में नीना के बराबर आना चाहते हो, जिस पर काफका हाँ करता है। और काफका भी हैरान था कि आखिर हुसैन को ये सारी बातें कैसे पता। इस पर हुसैन बताता है कि उसने सारी बात सुन ली थी, क्योंकि वहाँ उस बाथरूम के अंदर ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिनसे आवाज उन तक पहुँच जाती है। वैसे अभी हुसैन कह रहा था कि अगर सच में तुम नीना के बराबर आना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरी जगह छीननी होगी, मतलब तुम्हें वाइस कैप्टन बनना होगा। काफका पहले थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है कि अगर सच में उसे ऐसा करना पड़ेगा तो वो ये करने के लिए भी तैयार है। हुसैन कहता है कि ये तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जगह लेने नहीं दूंगा। हालांकि इसके बाद हुसैन उसे 2 घंटे और पढ़ने की परमिशन दे देता है, लेकिन कहता है कि उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि सोना ज्यादा जरूरी है। काफका अभी उसके लिए थैंक्स कहता है, लेकिन हुसैन जाने से पहले ये भी कहता है कि तुम बाकी ऑफिसर से ज्यादा करीब मत आना, वरना ये ठीक नहीं होगा। काफका को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन तभी वहाँ सायरन बजता है और हमें जानने को मिलता है कि इन्हें अब अपना पहला मिशन मिल चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनामी अभी नीना को ये रिपोर्ट दे रही थी कि जिस जगह पर उस हांजू मॉन्स्टर को देखा गया वहाँ पर एवेक्यूएशन चालू कर दिया है, मतलब कि सभी लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। इसके लिए एक डिफेंस फोर्स की टीम बाकियों की मदद कर रही है और कुछ ही टाइम बाद वो बताते हैं कि उन सभी को वहाँ से निकाल लिया गया है। अब वो मैप में हांजू की डायरेक्शन देख सकते हैं कि वो किस तरफ आ रहे हैं। उन्हें ये भी जानने को मिलता है कि हांजू मॉन्स्टर के साथ साथ वहाँ कई सारे यूजू यानी कि छोटे वाले मॉन्स्टर भी आ रहे हैं। और हांजू मॉन्स्टर भले ही एक है, लेकिन यूजू मॉन्स्टर की गिनती कुछ ज्यादा ही है। नीना कहती है कि वो उस हांजू मॉन्स्टर के साथ डील करेगी जब तक बाकी लोग उन यूजू मॉन्स्टर को संभालेंगे। इसके बाद वो सभी को बेस्ट ऑफ लक कहती है। हम देखते हैं कि वो ट्रक में बैठकर पूरी टीम निकल चुकी थी, जिस दौरान सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि ये उनका पहला मिशन है। अभी किकायरू मन में ही कह रही थी कि काश काफका उसे डिसअपॉइंट ना करे, वो अपनी असली पावर का यूज करे। काफका भी अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था, जैसे कि वो वहाँ जाते ही मॉन्स्टर बनेगा और सभी मॉन्स्टर को मार देगा। हालांकि ये सीरियसनेस तुरंत ही टूट जाती है क्योंकि काफका को उल्टी आने वाली थी, क्योंकि वो घबरा गया था। उस जायंट हांजू मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसके बाद हमें इवैक्यूएशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है और फिर आखिर में हम हुसैन की प्लाटून को देखते हैं जो कि वहाँ दूर से उस हांजू मॉन्स्टर को देख रहे थे। उसे देखते वक्त यहाँ किकायरू काफका को बताती है कि नीना और उसकी प्लाटून इस हांजू मॉन्स्टर पर हमला करेगी। ये वहाँ से बहुत सारे यूजू मॉन्स्टर को क्रिएट करते हुए इस तरफ भेज रहा है। इनका काम उन्हें यूजू मॉन्स्टर को रोकना है। हालांकि एक पूरी लाइन बनाई गई है और उस रेडियस के अंदर जितने भी यूजू मॉन्स्टर आते हैं इन सभी ग्रुप्स को खत्म करना है। हालांकि जो हुसैन
का ये जो नया ग्रुप है इसे सबसे आखिर में रखा गया है। इन्हें अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये थोड़ी रिस्क की बात है क्योंकि ये नया है, लेकिन फिर भी ये लास्ट लाइन पर रखे हुए हैं। मतलब कि अगर इनसे कोई यूजी मॉन्स्टर छूट जाता है तो वो सीधा इस लाइन की दूसरी तरफ जाएंगे, जिससे वो लोगों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब इनका काम सच में बहुत सीरियस वाला है। वैसे हुसैन उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है, जिस पर वो सभी कहते हैं कि नहीं, उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। तो हुसैन कहता है कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि जल्द ही हमारी लाइन के इस तरफ से कुछ यूजी मॉन्स्टर पहुंचने वाले होंगे। यहाँ पर काफका अभी थोड़ा सा घबराया हुआ था और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था। वो अपने उन ईयर प्लग्स की मदद से इचिकावा से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि उसे किसी तरह से यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि उसने भी वो बात सुन ली थी कि अगर काफका ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो 3 महीने बाद काफका को निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि उसने जितनी भी ट्रेनिंग की है वो सब यहाँ पर यूज करेगा। वो सभी जोर से चिल्लाते हैं एक्साइटमेंट में, और इसके बाद में अनाउंसमेंट होती है कुछ यूजी मॉन्स्टर लाइन पार कर चुके हैं। सभी पूरी रफ्तार से वहाँ जाने लगते हैं। काफका सबसे ज्यादा मोटिवेट लेकिन सबसे पीछे रह गया था क्योंकि सभी तो बिल्डिंग से कूद रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उतर रहा था। वैसे इसके बाद अब हमें नीना को दिखाया जाता है जो कि उस हंजू मॉन्स्टर पर नजर रखी हुई थी। वहाँ अभी कुछ हेलीकॉप्टर भी आ चुके थे। वो उस हंजू मॉन्स्टर पर हमला कर रहे थे जिससे कि जितना हो सके उसे उतना डैमेज पहुंचा जा सके। और यहाँ इस तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि महसूस करता है कि उसका ये जो सूट है ये पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि टेस्ट के दौरान उसके अंदर थोड़ा सा डर था कि वो पास होगा या नहीं, लेकिन अभी उसके पास 3 महीने का टाइम है। इस वजह से वो रिलैक्स फील कर रहा था, इसलिए उसे सूट भी रिलैक्स लग रहा है। वो यहाँ पर अपनी कॉम्बैट पावर को रिलीज करता है। हालांकि तभी उसे एक यूजू मॉन्स्टर ने मार कर वहाँ से दूर फेंक दिया था। हिकारू उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसकी कॉम्बैट पावर अभी 1% ही है, इसलिए उसे यहाँ फ्रंट में खड़ा न होकर सबसे पीछे रहना चाहिए, जिससे कि ये लोग जिन मॉन्स्टर को गलती से छोड़ दें उन्हें काफका मारे। वैसे हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर कुछ सीनियर्स भी थे। सीनियर्स मतलब जो कि 1 या 1.5 साल पहले ज्वाइन किए हैं। वो भी सोच रहे थे कि उन्हें रिक्रूटमेंट के साथ क्यों रखा गया है। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग पीछे छुप जाओ क्योंकि तुम्हारे पास एक भी यूजू मॉन्स्टर नहीं आ पाएगा। ये चीज हिकारू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो तुरंत ही कूदते हुए वहाँ आगे यूजू मॉन्स्टर को रोकने लगता है। ये जो सीनियर्स हैं ये भी उन यूजू मॉन्स्टर के वीक पॉइंट को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ हिकारू को जो यूजू मिलता है वो बिना वीक पॉइंट सोचकर बस उस पर हमला करते हुए उसे मार रही थी। ये देखने के बाद सीनियर बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें अभी तक अपने जूनियर्स को इतनी अच्छी तरह से लड़ते हुए नहीं देखा था। वैसे अभी हिकारू यहाँ कई सारी यूजू मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके बाद वहाँ नीचे पड़ा हुआ काफका उसकी तारीफ करते हुए कह रहा था कि उसने बहुत अच्छा किया। हिकारू ब्लश करती है, साथ ही उसका सूट एक्टिवेट करता है कि उसकी जो हार्ट बीट है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे इसके बाद हम वहाँ दूसरी तरफ इरू को देखते हैं जो कि अभी इचिकावा को ध्यान से देख रहा था क्योंकि इचिकावा ने अकेले एक यूजी मॉन्स्टर को हरा दिया। इचिकावा बताता है कि उसने एक खास तरह की बुलेट का इस्तेमाल किया है जिससे वो यूजी मॉन्स्टर स्लो हो जाते हैं। ये सुनकर इरू बहुत ही ज्यादा हैरान था और सोच रहा था कि इसका मतलब कि इसका इस्तेमाल करते हुए एक बड़े यूजी को भी खत्म किया जा सकता है। अभी बाकी सारे लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो देखकर वो सीनियर्स और ज्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर इन लोगों को यहाँ सबसे ज्यादा लास्ट लाइन पर क्यों रखा गया है। अगर इन्हें फ्रंट लाइन के बीच में भी रखा जाता तो शायद यूजी मॉन्स्टर यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वैसे भी इन सीनियर्स का जो लीडर है, मतलब कि जिसे लीडर बनाया गया है, वो एक लड़की है। वो कहती है कि हमें आगे बढ़ना होगा, मतलब कि अगर यहाँ के यूजी मॉन्स्टर को हम हरा रहे हैं तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है जिससे ये लाइन आगे की तरफ हो। ये जब काफका सुनता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि इचिकावा और हीरू दोनों ही बहुत ही आगे थे और अब वो और आगे बढ़ रहे थे। काफका सोचता है कि उसे भी किसी तरह से आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो सोचता है कि वो आगे भी नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसके पास इतनी कॉम्बैक्ट पावर नहीं है वो सभी को हरा पाए। वो सोचता है कि उसे अपने ही तरीके से इनकी हेल्प करनी होगी। तभी उसे एक चीज याद आती है और बाकी सभी लोग नोटिस करते हैं कि काफका अचानक से उन नीचे पड़े हुए यूजू मॉन्स्टर बॉडी को टुकड़े कर रहा है। काफका देखता है कि उन लोगों ने जो सूट पहन रखे हैं उस सूट से उसे ये चीज करने में बहुत ही आसानी हो रही है। वो सोच रहा था कि बाद में वो ये चीज सीनियर्स को भी कहेगा कि वो ऐसा कुछ सूट वहाँ डिस्पोजल यूनिट में भी भिजवा दे। अभी काफका यहाँ उस मॉन्स्टर के कोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पहले तो उसे वो नहीं मिलता, लेकिन कुछ देर बाद मेहनत करने के बाद में उसे वो फाइनली मिल जाता है। वो उस मॉन्स्टर के ब्रेन के एक कोने में था। वही चीज वहाँ हुसैन को बताता है। वो कहता है कि सभी से कह दो कि वो उनके सिर की तरफ हमला करे, वो उनका वीक पॉइंट भी है और वहाँ पर उनका कोर भी है। साथ ही वो कहता है कि अगर ये कोर डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो यूजी को खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब ये बढ़ेंगे ही नहीं। ये एग लेकर आते हैं जिनकी वजह से वहाँ वो हांजू मॉन्स्टर भी बहुत सारे यूजी को छोड़ पा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की थी। काफका कहता है कि तुम ये यूनुकामी को भी बता दो जिससे कि वो सभी को ये बता दे। यहाँ पर हुसैन ऐसा ही करता है, साथ ही वो काफका की तारीफ भी करता है। अब काफका बाकी डेड बॉडीज की तरफ भी भाग रहा था उनके कोर को खत्म करने के लिए, लेकिन इस दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज वहाँ पीछे से आई थी क्योंकि
क्योंकि बस उस बड़े वाले हांजू मॉन्स्टर पर भी अटैक होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ हुसैन अनाउंस करता है कि उस हांजू मॉन्स्टर पर भी हमला होना शुरू हो चुका है। वैसे वो सोच रहा था कि काफका इस अटैक को स्पेशली देखे। वहाँ हम नीना को देखते हैं जो कि एक बड़े से वेपन को लेकर उसे चार्ज कर रही थी हमला करने के लिए। वो अपनी पूरी कंप्लीट पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि उसकी कॉम्बैट पावर 96% है, जो कि हद से ज्यादा है। अभी वहाँ हुसैन कह रहा था कि काश ये अटैक काफका ने भी देखा हो, क्योंकि वो चाहता है कि उसे पता चले कि जिसके साथ वो खड़ा होना चाहता है वो कितना ज्यादा ताकतवर है। वैसे काफका ने ये चीज देख ली थी। वो समझ गया था कि जिससे वो मुकाबला करना चाहता है वो उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हम वहाँ देखते हैं कि अभी नीना एक ही अटैक के बाद वो हांजू मॉन्स्टर को लगभग खत्म कर चुकी थी। फिर भी वो दूसरी बार उस गन को चार्ज करती है और हमला करती है, जिसके बाद उस हांजू मॉन्स्टर के विटल्स गायब हो चुके थे। ये चीज वहाँ इनुकामी अनाउंस करते जा रही थी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब फिर से नीना वेपन को चार्ज करती है और हमला करती है। कोनामी कहती है कि अब उस मॉन्स्टर ने हिलना बंद कर दिया है, इसका मतलब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि अब वो चौथी बार भी गन को लोड कर रही थी। कोनामी कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर नीना कहती है कि उसे फिर से परमिशन चाहिए गोली चलाने की। कोनामी उसे परमिशन दे देती है। यहाँ काफका उसके जज्बे को देखते हुए हैरान था। तभी वहाँ पर हुसैन आता है और कहता है कि क्या अब तुम भी इसका मुकाबला करना चाहते हो। वो ये भी कह रहा था कि मैं वाइस कैप्टन हूँ, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग रेंज में देखा जाए तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो मुझसे ज्यादा अच्छी है। हालांकि जो क्लोज रेंज की बात आती है तो मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ। वो भी नॉर्मल साइज यूजू मॉन्स्टर टाइप की बात कर रहा था। हम तभी देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक यूजू आ जाता है। अभी काफका सोच रहा था कि वो उसे नहीं मार पाएगा, इसलिए उसकी मदद करने वाला था, पर काफका को पता भी नहीं चलता और हुसैन उसे यूजू मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े कर देता है। अभी हुसैन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो अपनी जगह से हिला या नहीं ये बताना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ पर हुसैन बताता है कि असल में उसकी फैमिली बहुत टाइम से इन ह्यूज मॉन्स्टर को खत्म करते हुए आ रही है, और वो ये भी कहता है कि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं वो डिफेंस फोर्स के सबसे पावरफुल मेंबर्स होते हैं। इसी वजह से उन्हें एक स्पेशल वेपन दिया जाता है। हालांकि उसने ये नहीं कहा था, सिर्फ एक शायद उनके पास ज्यादा भी हो, लेकिन यहाँ पर वो अपने वेपन को दिखाता है। तभी इनुकामी अनाउंस करते है कि हांजू मॉन्स्टर पूरी तरह से मारा जा चुका है। काफका सुनकर खुश था कि उनका काम पूरा हुआ, लेकिन इस पर हुसैन कहता है कि नहीं, काम तो अभी शुरू हुआ है। काफ उससे इसकी वजह पूछता है तो हुसैन कहता है कि इस हांजू मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर काउंटलेस यानी कि अनगिनत यूजू मॉन्स्टर पल रहे हैं, जो कि अब बाहर निकलने वाले हैं। पर हम ऐसा होते हुए देखते भी हैं। वहाँ पर सच में अनगिनत नंबर में यूजू मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। इस तरफ वहाँ जो सीनियर्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि इनका असली टेस्ट अब शुरू होगा। हालांकि ये उनके लिए भी एक अच्छा मौका था खुद को साबित करने का, क्योंकि इतने लंबे मिशन में जो न्यू रिक्रूटमेंट जो नए लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, जबकि वो एक्सपीरियंस वाले सीनियर्स हैं उन्हें इस चीज की आदत होती है। ये चीज वहाँ कोनामी भी नोटिस कर पा रही थी, क्योंकि इन्होंने जो सूट पहन रखे हैं उससे वो देखती है कि इनकी जो सांस है वो बहुत ही तेज चलती है, और साथ ही वो लोग भी बहुत ही ज्यादा थकने लगे थे। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं न्यू लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ पर हुसैन हमें बता रहा था कि ये जो नए लोग हैं ये जल्दी थक जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्बैट पावर शुरुआत में ही 25-30 के ऊपर होती है। वो लोग ऐसे होते हैं जो कि जल्दी नहीं थकते, और अगर थक भी जाएं तो वो खुद को पुश करते हैं। और ऐसे सिर्फ अभी की कायरुई थी। वो बता रहा था कि ऐसे लोग आगे चलकर कैप्टन या वाइस कैप्टन बनते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कायरू के अलावा भी यहाँ पर एक ऐसा और पर्सन है जो कि आगे चलकर शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन बन सकता है। भले ही कहानी का मेन कैरेक्टर हमारा काफका है, लेकिन यहाँ पर वो अभी इचिकावा की बात कर रहा था। अब हम वहाँ पर इचिकावा को देखते हैं। वो अभी उन मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था जो कि अभी अभी वहाँ पर आए हैं, जो देखकर ईरू बहुत हैरान था, क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसे नहीं पता कि आखिर एक कॉलेज स्टूडेंट होकर इचिकावा कैसे अभी तक लड़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं होता। वैसे अब तभी वहाँ पर इचिकावा किसी को नोटिस करती है। ये डिस्पोजल यूनिट का मेंबर था। इसने वही कपड़े पहन रखे थे। इचिकावा उसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन अभी वो डिस्पोजल यूनिट वाला मेंबर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा था, ये देख कर कि उसने इस मॉन्स्टर को अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेट किए थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इन्हीं से वो और ज्यादा यूजू मॉन्स्टर डेवलप कर रहा था। हालांकि जब वो इचिकावा की बात सुनते हैं तो वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं। उसका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन फिर उसके चेहरे को देखते हुए ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।